नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह का मुद्दा छाया हुआ है। उसको पकड़ने के लिए न केवल पंजाब की पुलिस बल्कि केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार पीछा कर रही हैं। अमृतपाल सिंह को लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब ये भाजपा हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो अमृतपाल भी खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। उसने कितनी सटीक बात कही है। इसी बहाने उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या धर्म को लेकर के राजनीति हो रही है या राजनीति में धर्म का प्रवेश हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, उस बयान को देखने से क्या ऐसा मैसेज लोगों में नहीं जा रहा है कि वो जाने अनजाने में अमृतपाल सिंह की मांग का समर्थन कर गए, या उनके कहने का भाव कुछ और है? तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? नमस्कार गिरिराज जी, नमस्कार दर्शकों। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी जो कहना चाह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है, और जैसे कि आप बार बार सुन के देखेंगे तो उनका कहना ये है कि अमृतपाल ने ऐसा कहा है। जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात कर सकती है, या मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हिंदू राष्ट्र की बात कर सकती हैं, तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। मुझे जैसा लगता है उनका स्टेटमेंट इस तरह का। इस संदर्भ में तो फिर उन्होंने उनकी पुरानी जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उसी संदर्भ में बात की। देखिए, अगर आप अपने देश के निर्माण को देखें और हमारी सारी आज़ादी की लड़ाई और क्रांति के जो सारे दौरों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत एक बहुत सारी पहचानों का देश था, और वो नेशन स्टेट बनने से, मतलब राष्ट्र राज्य बनने से पहले उसकी सांस्कृतिक पहचान ज़्यादा थी। ये बात ठीक है कि हिंदू हमेशा यहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे, और हिंदू जो बड़ी समावेशी संस्कृति है, जो पुरानी, अगर हम वैदिक संस्कृति को, या जो दुनिया भर के लोग आते रहे और जिस तरह से यहाँ पे पनपते रहे, तो ये तो लगता है कि हमारी परंपराओं में कुछ खास बात थी। देखिए, उस परंपरा में दुनिया की और धाराओं को भी समा लिया, उन्हें अपने साथ मिला लिया। तो इसकी समझ के बाद हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आज़ादी का आंदोलन है, उसमें हिंदू मुसलमान ने लड़ के देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर एक दौर आया जब हम मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भी, ये लोग इस तरह की बात करने लग गए जहाँ की हिंदू पहचान और मुस्लिम पहचान के हिसाब से राष्ट्र की बात करने लग गए। तो हमारे जो संविधान निर्माता से लेके हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो हैं, खासतौर से गांधी जी की हम चर्चा करना चाहेंगे, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन दोनों धाराओं को कैसे साथ में लेके चला जाए। तो हम देश ने तय किया कि हमें हिंदू मुस्लिम या जो धार्मिक पहचान है उनको साथ में लेके चलना है। हमें किसी एक विशिष्ट ध्यान एक धार्मिक पहचान की तरफ ध्यान नहीं देना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम मान लो हिंदू राष्ट्र की भी बात करें तो कोई ये व्याख्या नहीं है हिंदू राष्ट्र है क्या, क्या होगा उस हिंदू राष्ट्र में, क्या संविधान क्या होगा उसका, उसमें क्या मनु संहिता को चलाया जाएगा, उसका कानून क्या होगा, क्या वो राम राज्य होगा। अगर वो राम राज्य होगा तो राम जैसे आदर्श हमारी राजनीति में क्या कोई हिंदू नेता पैदा कर पाया है? सवाल बहुत सारे। मतलब वो एक ऐसा आदर्श है जिसके सपने देखना हमें अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर अगर हम कहें कि हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर कोई चीज़ की कल्पना कहीं किसी रूप में है तो वो उसका हमें तो कम से कम नहीं पता कुछ होगा। फिर आप देखिए कि दुनिया में धार्मिक पहचान के अलावा कोई राष्ट्र टिक ही नहीं पाई। 50 मुस्लिम देश हैं जिन मुस्लिम्स पर आरोप लगाया जाता है कि वो इकट्ठे होकर राजनीति में किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में 50 देश हैं। तो इस्लाम भी पूरी दुनिया को नहीं जोड़ पाया, क्रिश्चियनिटी के भी 50-100 देश हैं, बुद्धिज़्म के 50। मुझे तो लगता नहीं है कि दुनिया में, तो यहाँ खालिस्तान की बात करने वाले भी शायद एक सपने में जी रहे हैं। ये माना जा सकता है कि वो सिख हैं, वो चाहेंगे कि सिख धर्म को सम्मान मिले, जो भारतीय संविधान से लेकर भारतीय लोग सिखों को बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो कोई शंका नहीं है इसमें। मैं और आप दोनों पंजाब में रहे, हमने जो वहाँ पे देखा है सिखों के प्रति सम्मान और प्यार या उनसे तालमेल, एक समय तो बिल्कुल रिश्ते भी हुआ करते थे और आज भी सारी चीज़ों में वो बिल्कुल सम्मिलित हैं।
तो उस हालत में जो मुख्यमंत्री जी का कहना है, शायद उस पुरानी सारी जो हमारी बैकग्राउंड है उसको याद दिला रहे। देखिए, अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप जैसे देखिए कि कश्मीर का मुद्दा क्या था। कश्मीर का मुद्दा ये था ना, पाकिस्तान ये कह रहा था जब भाई मुस्लिम्स को आपने कोई जगह दे दी तो कश्मीर हमारा क्यों नहीं, लेकिन क्या हम कश्मीर को छोड़ सकते हैं हिंदू के नाम पे? तो जो हमारी राष्ट्र की परिकल्पना है वही कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम किसी धर्म की बात करके इस राष्ट्र की, हमने एक सेकुलर देश बनाया, संविधान ने उसको स्वीकार किया, संविधान इरिवर्सिबल है, अब वो संविधान पलट नहीं सकता, क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई की साथ की लड़ाई उस एक समझौता था। वैसे भी एक और तरह से देखें आप, ये तो मुद्दा रहा धर्म का, लेकिन अगर पहचानों की राजनीति के आधार पर देश चलने लगेगा तो यहाँ तो है ही इतनी सारी पहचान, और इतनी सारी पहचानों में एक प्रतिस्पर्धा है, फिर हम देश को कैसे आगे ले जा पाएंगे? हमें कोई और तरह की पहचान बनानी पड़ेगी जो भारतीय राष्ट्रीय परंपराओं से होती, हज़ारों साल की जो परंपराएं हैं, जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, उन परंपराओं को आगे रख के ही हम अपनी राष्ट्र की वो पहचान बना पाएंगे जो प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु की कल्पना की बात किया करते हैं। उसके अलावा अगर हम और कोई तरीके से इस देश को पेश करेंगे तो हम वो सम्मानजनक स्थिति में नहीं होंगे जिसमें आज हमारी जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। संजय जी, जैसे कि ये कहा जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए या राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं कराना चाहिए, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं धर्म और जाति के मुद्दे अचानक से बहुत तेज़ी से हावी होते हैं। कहीं पे झगड़े होते हैं, कहीं फसाद होते हैं, कहीं कुछ और होते हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे जानबूझ करके उठाए जाते हैं या लोगों को प्रवोक करने के लिए उठाए जाते हैं, क्या सोचते हैं? जी देखिए, आप इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि राजनीतिक इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन फिर इससे पीछे जाके सोचते हैं कि उठाते ही क्यों हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में निश्चित तौर पे लोगों को एक जाति, समूह, धर्म, पहचान के नाम पे कोई चिंताएं हैं, और उन चिंताओं की जड़ में क्या है? इन चिंताओं की जड़ में हमारा जो ऐतिहासिक परिवेश है। ऐतिहासिक परिवेश ये था कि कुछ लोग हमेशा किसी समाज में अग्रणी होंगे और जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसा हमारे यहाँ जातिवाद में हम लोगों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। तो जब समाज बराबरी की दिशा में नहीं बढ़ेगा, आप देखिए कि हमारे देश के ऊपर आरोप किया, जो दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स हैं, इनइक्वालिटी मतलब गैर बराबरी के मामले में दुनिया के सबसे खराब उदाहरणों में से भारत है। उस देश का जो अपने आप को कहता है हम बराबरी की तरफ बढ़, संविधान में लिखा है उन्हें समाजवाद का मतलब बराबरी का समाज बनाने के लिए हम जा रहे हैं। जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद इनसे उठ के हम एक ऐसा समाज बनाने की, ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब बराबरी हो। उसी देश में गैर बराबरी इतनी बढ़ गई। जब इतनी गैर बराबरी बढ़ जाती है तो लोगों को आशंकाएं होती हैं, जो कहा गया वो हो तो रहा नहीं है, ये कुछ ही लोगों का होता है, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? फिर वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं कि अपनी पहचान के आधार पर हम इकट्ठा होकर निगोशिएट कर पाएँ जो सत्ता है उससे, या आपस में निगोशिएट कर पाएँ। तो ये हमारी कमज़ोरी तब तक रहेगी। बड़ी अजीब बात आपको बताते हैं हम कि श्रीलंका में भी ये समस्या थी, लेकिन श्रीलंका दुनिया के उन उदाहरणों में से जिन्होंने जाति के जो बंधन है उनको तोड़ दिया, समाज ने स्वीकार कर लिया। अब वहाँ जाति नहीं दिखती। क्या पाकिस्तान में जाति नहीं है? हम पाकिस्तान में जाते रहें, वहाँ मेरे से जो बात करते हैं लोग, वो अपनी पहचान कोई बोलेगा जी असी तो जी जट्टा है जी, असी तो जी गुज्जर हैं जी, इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब वहाँ जाति का असल, लेकिन आप उसकी फिर से उनके पीछे भी जाके देखिए, गैर बराबरी वो कारण है जिसकी वजह से हम अपनी पहचानों से आज भी चिपके बैठे हुए हैं। हमारी जो मूल पहचान अब जिस नए परिवेश में जो होनी चाहिए, वो पहचान हमारी ये है कि इस क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सब राष्ट्रों को ये भूल के काम करना पड़ेगा कि पहले तो पृथ्वी को, प्लैनेट को बचाया जाए, इधर उधर जो लोग होंगे उनके प्रति स्वीकार्यता हो। तो उस हालत में हमारी जो ये पुरानी पहचान है, इनको हम थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, और वो ढीला इसलिए नहीं होता जब तक गैर बराबरी पे हम चोट नहीं करेंगे। संजय जी, जैसे कि हम अगर पुराने नेताओं की बात करें या पुरानी लीडरशिप की बात करें तो जाति धर्म के मुद्दे तो उस समय भी होते थे, लेकिन वो मुखरता के साथ या खुलकर के सामने नहीं आते थे, और वो एक पर्दे के पीछे चीज़ें रहती थी, और वो सभी विकास की राजनीति या मान लो एक ऐसी समाज की राजनीति करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि अब जातियों के नाम पर न केवल राजनीतिक दल बन गए, धर्मों के नाम पर राजनीतिक दल बन गए, बल्कि ये चुनाव के टाइम पर मुद्दे बहुत तेज़ी से प्रखरता से उठाए जाते हैं।
तो हम ये समझना चाहेंगे कि हमारे देश की राजनीति आखिर जा किस तरफ रही है। क्या हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या बाकी के देश विकास में बहुत आगे, हम विकास से पीछे की तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रही है ये राजनीति? देखिए, हम विकास को एक संदर्भ में देखने की कोशिश करें। जो संविधान ने हमारे उद्देश्य तय किए हैं, जो हमारी प्रियम्बल है, उसने एक तरह से हमें एक गाइडलाइन दी है कि हम किस समाज की रचना कर रहे हैं, किस राष्ट्र की रचना कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि जाति धर्म की, क्षेत्र की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा तो उससे हमारा वो जो प्रियम्बल में हमारा कमिटमेंट है, हम उससे पीछे हटते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक और बात समझनी पड़ेगी कि जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक न्याय के लिए, अपने लिए न्याय पाने के लिए लोग इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने का आधार उनकी कॉमन ग्राउंड होता है, और वो पहचान हो सकती है। आपकी जाति, सामाजिक पहचान जो है, उसके आधार पर लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पे किसी से वैमनस्य रखा जाए, ये समाज को पीछे करेगा। अगर वो इकट्ठे होकर अपने हक के लिए कोई लड़ता है, अच्छी बात है। इस सबको अपनी मिलके राजनीतिक प्रक्रिया होती ही है लोकतंत्र में कि लोग इकट्ठे हों, अपनी बात मिल के करें, ज़्यादा लोगों का समर्थन लें और उससे अपनी बात समझाने की कोशिश करें। यही लोकतंत्र है। और क्योंकि जब अकेला कोई होता है तो उसको सिंगल आउट करके जो शक्तिशाली लोग हैं वो डिनाई कर सकते हैं, मतलब उसको उस प्रक्रिया से दूर रख सकते हैं जो वो पाने की कोशिश करेगा। लेकिन समूह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जाति वो समूह बन जाता है जो एक साथ मिलके किसी हक को मांगने की कोशिश कर रहा है। हक भी हो सकता है कई बार, और वो नाहक भी हो सकता है कि हम वो कॉम्पिटिटिव जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें वो सोचते हैं कि नहीं, कोई हमारा कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम ज़्यादा ले लें। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। तो जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम चुनाव के टाइम पे आमतौर पे ये कहा जाता है कि कहीं भी कोई जाति या धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, लेकिन होता इसके उलट है वास्तविक रूप में कि जातियों के और धर्म के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं, और लोगों को बरगला करके या लोगों को प्रेरित करके जो है उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि अपनी जाति और अपने धर्म के लोगों को वो चुने। तो इससे क्या धर्म और जाति वाली राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए कुछ हालांकि कानूनी प्रावधान हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी अधिकार हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप धर्म का इस तरह से जहर फैलाएंगे तो अपने आप ही हेट स्पीच आएंगी, और जो राज्य है, राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो नपुंसक क्यों है? तो उस नपुंसकता की वजह, क्योंकि वो नपुंसकता इसलिए आती है कि आप डरते हो कि किसी वर्ग के खिलाफ अगर हम कोई बात करेंगे तो ये तो चिकन एंड एग वाली बात है। अगर सत्ता को, तो इसका मतलब ये है कि जो वोट वाली सत्ता है उसको इस मामले में कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जहां उसके वोट पे फर्क ना पड़े। सीधा कोर्ट है, सीधी पुलिस है, सीधी कोई और एजेंसी है। मे बी हमारे देश में एक हम एंटी हेट एजेंसी बनाएं कुछ, कि जो, या एंटी इनइक्वालिटी, हम एक मतलब गैर बराबरी के खिलाफ कोई एक कमीशन बनाएं। बजाय अब इतने सारे कमीशन बने रहते हैं, इस जाति के, इस धर्म के, महिलाओं के, पुरुष के, इन सभी कमीशन की बजाय एक ऐसा कमीशन हो सकता है जो इन बातों पर नज़र रखे कि इन बातों से गैर बराबरी फैलती है, और वो पूरी तरह उसको इस बात के लिए हम उसको सशक्त करें कि ऐसे मामलों में वो स्वज्ञान लेके और उन पर एक्शन लेना शुरू करें। तब हम एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, और कई बार निराशा में प्रोसेस लंबा ही नहीं होता, प्रोसेस रिवर्स भी होने लग जाता है। जैसा कि अब हमें लग रहा है कि जाति धर्म की बात तो कम से कम बड़ी मजबूती से सामने आने लग गई है। तो जैसे कि अब हमने देखा कि अब हेट स्पीच की भी बात आपने की कि कई लीडर्स तो जो है अपनी जाति या धर्म के पक्ष में बहुत ही, या दूसरों को उकसाने के लिए बहुत ही हेट स्पीच तो देने लगे और बहुत ही आपत्तिजनक बातें भी करने लगे। कई बयान सामने भी आए, कोर्ट ने भी उनको, कुछ लोगों को सजा भी दी है और उनको आपत्तियाँ जताई हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे मुद्दे क्या जानबूझ के उठाए जाते हैं, या इनके पीछे क्या भावना होती है? वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाइड क्यों नहीं करती सरकारें के जो इस तरीके के मुद्दे उठा करके समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये भावुकता वाले मुद्दे हैं और इनसे ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण से वोट आती है। तो ये तो हमें दिख ही रहा है। ये अभी से नहीं, कहीं हम जानते हैं पहले कभी कभी ये राज्यों में हुआ करता था, और अलग अलग धर्म के जो पहचान के लोग हैं उस ध्रुवीकरण की कोशिश की। ये जो खालिस्तान वाली बात करते हैं वो भी ध्रुवीकरण का ही मामला था। ऐसा थोड़ी कि सारे सिख ये चाहते थे कि खालिस्तान जैसी कल्पना बन जाए। खालिस्तान के भी अलग अलग शेड्स हैं।
कुछ लोग बिल्कुल देश से अलग देश बनाने की बात करते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि भारत के अंदर अंदर हमें एक ऐसा स्वायत्त तरह का राज्य दिया जाए जिसमें हम अपनी तरह से चल सकें। तो लेकिन अब वो जो कभी राज्यों में हुआ करती थी बात, किसी किसी राज्य में हुआ करती थी जाति, वो अब नेशनल लेवल पे आ गई है। तो अब ये हमारे सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि अगर नेशनल लेवल पे होगा तो क्या हम देश को, हम पीछे नहीं जा रहे हैं? जो मैं देश को एक करने के लिए एक समय हम लेके आए और ऐसी जो पहचान वाली राजनीति ख़त्म हो गई थी। तमिलनाडु अपने आप को अलग देश मानता था, बंगाल अपने आप को अलग मानता था, महाराष्ट्र अपने आप को अलग देश मानता था, पंजाब मानने की बात तो आज तक हम जो अमृतपाल की चर्चा कर रहे हैं। तो ये पहचान, अगर हम कोई और पहचान का मामला छेड़ा, जैसे हिंदू पहचान की बात करेंगे, तो साथ साथ ये रीजनल और दूसरी पहचान के मामले भी उभर के दोबारा सामने आने लग जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये कि जो हमारी संवैधानिक भावना है, आप लौट के उसी भावना को मजबूत करने के लिए काम करें। लेकिन इसके लिए आपको ऐसी कोई बॉडी लेके आनी पड़ेगी जिसे, जो राजनीति से प्रभावित नहीं होती हो। और भी हो सकता है मेरी समझ में, जैसे चुनाव सुधार के बारे में ऐसा हो सकता है। अभी हमारी समस्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो जिसके से सबसे ज़्यादा वोट आ गए, चाहे वो कम ही वोट है। जैसे हमें पता है कि पंजाब में 17% पे भी लोग जीते हुए थे। तो इसकी जगह हमें एक मतलब जो 2 राउंड में इलेक्शन हो जिसमें 51% जिसके वोट आए वो जीते। इस हालत में क्या होगा, कोई अकेली जाति धर्म की बात करना बंद कर देगा, वो बात नहीं कर पाएगा, तो ऐसी आवाज़ें कमज़ोर पड़ना हो जाएंगी शुरू। हमें ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए जिससे कि लोग जाति धर्म की पहचान से हट के बात करना शुरू करें। वो बात करें उन मुद्दों पे जिससे समाज उस संवैधानिक भावना के हिसाब से आगे जा सके। इस संवैधानिक भावना ने तैयारी की है आपको विश्वगुरु बनाने की। विश्वगुरु मूल्यों से बनेंगे, आप जाति से नहीं, जाति या धर्म से नहीं बनेंगे। और सेकुलर हमारा ये देश है, तो धर्म और राजनीति को इससे अलग रखना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जिस तरह राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए संसद ने भी कानून बनाए और प्रयास चल रहे हैं लगातार उसमें, तो क्या ऐसा ही कोई कानून इस तरह का या इस तरह का कोई प्रस्ताव और संवैधानिक रूप से पास किया जाए कि कोई भी राजनीतिक दल धर्म और जाति के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश ना करे या उसको आगे बढ़ावा देने की कोशिश ना करे और समानता सब बनी रहे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। असल में इस बात का प्रावधान जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में ऑलरेडी है, जो चुनाव का हमारा कानून है उसमें है। लेकिन समस्या ये थी कि उसको लागू कौन करे। जो संस्थाएं इसको लागू करती हैं वो संस्थाएं ढुलमुल हैं, और इसमें कोर्ट को भी सख्त होना पड़ेगा, इसमें इलेक्शन कमीशन को भी सख्त होना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप एक कोई ऐसा बहुत ऑल पावरफुल बराबरी वाला एक कमीशन बनाए जो सारे पक्षों को समझ के कोशिश करता हो कि कहाँ किन पॉलिसीज़ की वजह से, किन बातों की वजह से गैर बराबरी फैल रही है, और उनको उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए एक संस्थागत सोच और सुझाव सामने आए, जिससे कि जो सरकार है वो बाध्य हो उस दिशा में बढ़ना शुरू करें जो हमारी संविधान की भावना है। और अभी हो क्या रहा है कि हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जो समाजवादी राष्ट्र है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर बराबरी वाला राष्ट्र है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक शब्दों के जाल से ही हम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नागरिकों को, और प्रयास हमारे उससे उल्टी दिशा में होते हैं। तो एक और आखिर में ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि बात आ रही, अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो अमृतपाल का अगर खालिस्तान की बात करता है तो वो क्या गलत करता है। लेकिन इसमें एक ये है कि कई राष्ट्र हमारे आसपास हैं जिनकी नींव ही धर्म के आधार पर पड़ी हुई है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें। तो वो जिन राष्ट्रों की नींव ही धर्म के आधार पर पड़ी हुई, आज वहाँ के क्या हालात हैं, तो क्या उन हालात से भी हमें सबक लेने की कुछ ज़रूरत है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है? पाकिस्तान से बुरा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। वो तो इस्लाम के नाम पे पाक का मतलब साफ, खालिस्तान का मतलब भी कुछ ऐसे ही होता है, खालिस मतलब प्योर, दोनों प्योर। लेकिन वो प्योर हाल क्या हो रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का उदाहरण तो पूरी दुनिया के सामने है जिसने धर्म के नाम पे बनाया। बल्कि नेपाल भी जो हिंदू राष्ट्र था, नेपाल ने भी अपने आप को संवैधानिक राष्ट्र बना लिया है। तो अब तो अगर हम हिंदू, शायद अगर हम होंगे तो अकेले बनाने की कोशिश करेंगे, और जो संभव ही नहीं है। आप अगर हिंदू की भावना का आदर करेंगे तो और इतने सारे लोग वो हैं, वो उनको कैसे आप साथ में लेके चल पाएंगे? छोटी संख्या नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 15-18% है इस देश में, करोड़ों मतलब 20 करोड़ लोग हैं। तो आपको तो ये है कि ये ज़रूर है कि
इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हिंदू को बहुत कष्ट झेलना भी पड़ा हो सकता है, दूसरों को भी झेलना पड़ता है, लेकिन अगर ये शिकायतें हैं तो इनके अलग मंच, अलग प्रोसेस हो सकता है इसको ठीक करने का। लेकिन आप अगर ये कहें कि किसी धर्म की पहचान का राष्ट्र आज आधुनिक दुनिया में कोई स्वीकार्य चीज़ है, तो मैंने तो कोई भी देश तो सुना नहीं है जो धर्म के नाम पे अपनी पहचान, ठीक है एथनिक पहचान होती है, लेकिन अब तो कोई देश नहीं सुना कि धार्मिक पहचान है जी, प्रोटेस्टेंट कंट्री है या कैथोलिक है या इस्लाम में अहमदिया कंट्री है, ऐसा अब ऐसी दुनिया है नहीं, उस तरफ चल भी नहीं रही। बल्कि धर्म की जो धर्म की व्याख्या है उससे ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल व्याख्या करने लग गए हैं, और स्पिरिचुअल व्याख्याएं आपको इन सीमाओं को तोड़ने की तरफ ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और स्पिरिचुअलिटी तो जो है हिंदुस्तान की धरती है वो तो स्पिरिचुअलिटी का महासागर मानी जाती है, सभी लोग यहीं सीखने आते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। संजय जी ने हमें बताया कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं। जाति और धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिन राष्ट्रों की नींव धर्म के आधार पर पड़ी है वहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ भी जो है लोग कष्ट पा रहे हैं। तो बेहतर है कि जो हमारा संविधान कहता है सेकुलर राज्य हो और धर्म संवैधानिक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, और तभी हम सबको साथ लेकर के सबके साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं संजय शर्मा जी का। नमस्कार। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल खासखबर.com। यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, और खबरों की अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.खासखबर.com लॉग ऑन करें।